जब बात की जाती है समाज सेवा की, जब बात की जाती है परोपकार की, जब बात की जाती है अपने से पहले दूसरों की, जब बात की जाती है देश में राष्ट्र निर्माण की, तो विभिन्न योजनाओं की चर्चा होती है। उस योजना में एक योजना आती है राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS। नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम सिंगरौली महाविद्यालय के जिला संयोजक महोदय, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में भी अपना कार्य संपादित किया और आज वह जिले का समन्वय करते हैं, जिले के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्री अमित कुमार झा सर की, जो कि इकोनॉमिक्स एमए में पढ़ाते भी हैं। तो सर का व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ, सर युवाओं से क्या चाहते हैं, सर कॉलेज से क्या चाहते हैं, और सर क्या चाहते हैं कि कैसे यहाँ का विद्यार्थी देश विदेश में अपना नाम रोशन करें। तो जय हिंद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सभी लोगों को। सर, हमारे कॉलेज में बहुत से बच्चों की इच्छा होती है कि आपके बारे में जाने। एनएसएस को लेकर के, महाविद्यालय को लेकर के क्या आपकी सोच है और आपने कैसे इस सफर को तय किया, क्योंकि आपका पैतृक गांव और आपका बचपन सारा सिंगरौली से बीता हुआ है। तो सर मैं चाहता हूं कि आप प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम लोगों को बताएं। तो देखिए, ऐसा है कि प्रारंभिक शिक्षा मेरी यहीं से हुई है, सिंगरौली से ही। और आप कह सकते हैं कि सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैढ़न, जो कि पहले पार्क के पास लगता था, उसी विद्यालय में मेरा प्राइमरी शिक्षा हुई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूर्णतः मेरा उसी विद्यालय से हुआ। इंटरमीडिएट करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए मेरा बनारस जाना हुआ, जहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी की यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो उसके एंट्रेंस निकलने के बाद मैंने उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रस्थान किया। तो कुल मिला के यही मेरी जर्नी थी, जहाँ तक आप प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे। सर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा कि आपने बताया कि आपने BHU से कंप्लीट किया, जी। तो BHU का माहौल के व्यक्तित्व विकास से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कैसा रहा? देखिए, BHU ही नहीं, देश की जितनी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम। तो वो पूरे आप कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों से जो विद्यार्थी होते हैं वो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ आवेदन करते हैं। और चूंकि एंट्रेंस एग्जाम पद्धति से जो मेरिट में विद्यार्थी आते हैं वही उसमें शामिल हो पाते हैं। तो उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चूंकि वहाँ पे एक विद्यार्थियों का एक ऐसा समूह होता है जो कि टीचिंग। सर, BHU से पढ़ाई का माहौल कैसा रहा, जो कि आज भी आपको बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सहायता करता है? जी देखिए, BHU की जहाँ तक कि आप पढ़ाई की बात करेंगे तो वहाँ का जो पढ़ाई का अपना एक अलग स्तर है। बच्चे भी वहाँ पे जो मुझे बात जो लगती है किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आते हैं वो सब भी काफ़ी जिज्ञासु टाइप के बच्चे रहते हैं। उसमें एक आपस में कंपटीशन होता है, इसलिए पढ़ाई का माहौल रहता है। और प्रोफेसर्स से तो हम लोग सीखते ही हैं, प्रोफेसर्स के साथ साथ अपने सीनियर्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो आप कह सकते हैं एक अध्ययन अध्यापन का वहाँ माहौल है। और उस माहौल में जो बच्चा रहता है और मेहनत से अपना अध्ययन करता है, वो आगे चल के भविष्य में अपने कैरियर के दृष्टिकोण से और समाज सेवा के भी दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं हर लिहाज से वो चाहे जिस फील्ड में जाए वो अच्छा करता है। तो यह बहुत ज़्यादा यह संभव हो पाता है। वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है वहाँ का, उससे कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो पाता है। किसी भी तैयारी का सबसे जो मेन काम होता है वो होता है आपको उस जो एग्जाम पूछा जाने वाला है, प्रश्न है, वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब आपका सिलेबस क्या है। और आपका सिलेबस हमेशा 12th तक की आपने जो पढ़ाई की है वहीं से पूछा जाता है। तो मैं तो यही कहता हूँ विद्यार्थियों को कि आप अपने 11th 12th का पूरा बेसिक्स, आजकल का विद्यार्थी पढ़ रहा है, वह चीज़ों को समझ नहीं रहा है। तो आप कम ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उसकी समझ विकसित करें, वो आपका धारणात्मक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो अब मैं समझता हूँ कि ऐसा विद्यार्थी जिसने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, वह उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकता है।
और कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। इसलिए आजकल के युवाओं में ये चीज़ की भारी कमी हो रही है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारे युवाओं में कमी हो रही है, लेकिन जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस हो गई है, जबकि हमको अपनी क्वालिटी बढ़ाना है। आप कम टॉपिक पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसकी आपके अंदर समझ होना चाहिए, सिर्फ हम उसको पढ़ें ना। और जिस दिन आप समझ विकसित करके किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवनचर्या की तो युवा राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है, और एक अच्छे युवा का बचपन भी बहुत अच्छा होता है। तो ने जो एक लाइन कही है कि मतलब अच्छे युवा का बचपन भी अच्छा होता है, मैं इससे उतना सहमत नहीं हूँ। देखिए, अच्छे व्यक्ति या अच्छा विद्यार्थी कोई है तो वह हमेशा अच्छा रहेगा, या अच्छा कोई व्यक्ति है तो हमेशा अच्छा ही करेगा, ये कोई संभव नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के परिश्रम पे निर्भर करता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। यदि कोई भी विद्यार्थी है जो बचपन में अच्छा नहीं भी कर रहा है, यदि वो उसकी जागृत अवस्था में आ गया है, भले ग्रेजुएशन में आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, लेकिन यदि जागृत अवस्था में आ गया तो भले ही उसकी बचपन अच्छा से ना बीता हो, लेकिन वह यदि उस समय भी जागृत होकर मेहनत करना चालू कर देता है तो उसके परिणाम उसको मिलने लगते हैं। जहाँ तक बात करें बचपन की यादों की, तो मैं आपको बता दूं कि बचपन तो सबका अपना प्रिय होता है। और बचपन एक ऐसा समय होता है जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं रहती, आदमी एकदम बेफिक्र होके आप कह सकते हैं कि सारी गतिविधि करता है। और उसमें कई बार खुशी के पल आते हैं, कई बार आदमी उदास हो जाता है, लेकिन उस समय आदमी का दिल जो होता है ना वो साफ होता है, उसमें किसी तरह के कपटता नहीं रहती है। और इसीलिए बच्चों को शायद भगवान कहा गया है। तो जो मैं अपने बचपन को एंजॉय करता हूँ आज भी। सर, 12th के बाद से और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। कौन कौन से एग्जाम सर, और क्या स्ट्रेटजी थी? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं हमेशा जो भी बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करने, और लक्ष्य निर्धारण यदि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिल सकती। जैसा कि मेरा लक्ष्य शुरू से ही निर्धारित था कि मुझे नेट निकाल के और मुझे उच्च शिक्षा में टीचिंग करनी है, मतलब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर और ये पढ़ना, ये मेरा इंटरेस्ट भी है। तो और जब भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब करते हैं तो आपको उस फील्ड में आप और अच्छा करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से था, तो इसलिए मैंने एक डायरेक्शन में इसकी तैयारी की। और हाँ, तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम अध्ययन जब कर रहे होते हैं, और चूंकि बनारस या इलाहाबाद हो गया या दिल्ली हो गया, यदि इसमें विश्वविद्यालयों के आसपास एक ऐसा माहौल रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने की एक ट्रेंड सा होता है, तो उसी परिवेश में मैंने भी कई सारे एग्जाम निकाले हैं। जैसे कि मैं सर, एक सफल व्यक्तित्व की बात की जाती है तो भारतीय इतिहास इतना पुराना है, इतने उदाहरण हैं, और सर पौराणिक कथाओं से लेकर आज के नए नए जो मोटिवेटर हम कहें या कोई भी, उससे बहुत सीखते हैं। सर, पौराणिक कथाओं में आप जो कोई इवेंट जिसे आपने अपने जीवन में उतारा हो और उससे आगे बढ़े, ऐसा कुछ? देखिए, पौराणिक कथाओं की आप बात करेंगे तो यदि पूरे इंडियन कल्चर को देखा जाए, भारतीय जो हमारी सभ्यता है, उस पर दो ग्रंथों का बड़ा प्रभाव है। एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। दोनों ग्रंथों को जिसने मतलब पढ़ लिया और इससे जो ज्ञान है प्राप्त कर लिया, मुझे नहीं लगता वो जीवन में कभी डिप्रेशन का, कभी असफलता का शिकार होगा। रामायण आपको ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, और महाभारत आपको ये बताता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों ग्रंथों में यही डिफरेंस। तो ये दोनों ग्रंथ चूंकि मैं बचपन से ही पढ़ता था, और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर्स से बहुत कुछ सीखता था। तो आप जैसे कि असफलता की जब आप बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने के बाद परिश्रम के अकॉर्डिंग हमको परिणाम नहीं प्राप्त होते, और उस स्थिति उस मनोस्थिति को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी असफलता प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं है। तो उस मनोस्थिति में फिर आदमी का क्या होता है ना कि वो टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इन ग्रंथों का अध्ययन किया हो तो वो देख सकता है। के लिए भगवान श्री कृष्ण की फेमस लाइन है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए।
क्यों? क्योंकि यदि आप कर्म अपना सही से कर रहे हैं, यदि वो संतोषजनक है, तो आप, मुझे नहीं लगता आपको परिणाम की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि परिणाम आपके पास स्वयं आएगी। जरूरी नहीं कि जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें सफल हो गए तो वो मेहनत का फल आपको किसी और रास्ते से ही सही पर मिलेगा जरूर। कभी मैंने आज तक अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया है कि कोई व्यक्ति मेहनत करे और उसको फल न मिला, ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं। असफल वही होते हैं जो सफलता के लिए प्रयास में कुछ कमी छोड़ते हैं। नहीं तो देर सवेर सफल होना हाँ, निश्चित सफल होंगे जरूर। सर, महाविद्यालय में आपकी पोस्टिंग, फिर एनएसएस में कितने टीचर थे, आपको एनएसएस का प्रभार देना, और एनएसएस का प्रभार पाने के बाद आपका काम के प्रति वो बोले जागरूकता बोले, लगन बोले, ईमानदारी बोले, कि आपको पूरे जिले का फिर प्रभार मिला। सर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए एनएसएस जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं एनसीसी का प्रभारी बनूं, लेकिन एनसीसी उस समय ही ज्वाइन किया हम 2019 में, उसके शायद 6-7 महीना पहले कहें कि सस्पेंड हो गई थी, मतलब बंद हो गया था। तो ऐसे में मैं एनसीसी का ही प्रभार लेना चाहता था। तो सिद्दीकी सर ने, चूंकि मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं यहाँ इस महाविद्यालय में सबसे कम उम्र में युवा था, सबसे कम उम्र मेरी ही थी जितने लोग ज्वाइन किए थे उसमें। तो जाहिर सी बात है जो एनएसएस या एनसीसी होते हैं वो युवाओं का डिपार्टमेंट होता है, तो सबसे यंग ऑफिसर को ही इसका प्रभार मिले ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। प्रारंभ के समय में चूंकि मैं एनसीसी में इच्छुक था, उसे चालू कराने के लिए काफ़ी लेटर उटर लिखा, और एनएसएस का प्रभारी उस समय कोई और था, और शायद कुछ काम करने को लेके या जो भी आप कर सकें वो उतनी सक्रिय नहीं थे, जिसके कारण बाद में सिद्दीकी सर ने ये प्रभार मुझे दिया। तो मैंने जब प्रभार लिया, तो आपको मैं बताऊं, जब प्रभार लिया तो तभी से मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ, पहले तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्या योजना है क्या, मैंने अध्ययन किया, इसके मैनुअल वगैरह पढ़े, और मैंने ये सोचा कि जो मैनुअल पढ़ा और तब मुझे पता चला कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, और वास्तव में ये जो वर्तमान परिवेश चल रहा है इसमें एनएसएस की कितनी सक्रिय भूमिका हो सकती है, इसका महत्व मुझे पता चला, और फिर मैंने इस पे कार्य करना चालू किया। और ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 6-7 महीने में ही जो मध्य महाविद्यालय का एनएसएस इकाई था, हमको लगता है कि पूरे रीवा संभाग में सबसे अच्छा था, वो चलने लगा। उसके बाद मैंने खुद स्टेट कैंप किया जाके इसको समझने के लिए, स्टेट कैंप में जाके वहाँ सक्रिय रूप से भाग लिया। उसके दौरान मैं कई राज्य एनएसएस अधिकारी और कई लोगों के संपर्क में आया, उन्होंने भी मुझ में कुछ ऐसा देखा कि फिर उन्होंने ट्रेनिंग के लिए मुझे भोपाल बुलाया, वहाँ 1 सप्ताह रुक के मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद से लगातार कार्य कर रहा हूँ। और हाल ही में मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे सिंगरौली जिले का जिला संगठक बना दिया गया, और आगे भी एनएसएस में मेरी कार्य करने की इच्छा है, और जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो पद आपको मिलते रहते हैं, तो आप कह सकते हैं। हाँ, इस छोटे से कार्यकाल में मैंने कम से कम 8-9 लोगों का एनआईसी कैंप कराया, मैंने खुद एडवेंचर कैंप में मनाली गया था, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे मैं मध्य प्रदेश दल का प्रभारी भी था, नेतृत्व भी कर रहा था मध्य प्रदेश दल का। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जो हमारे एडवेंचर कैंप होता है उसमें सिर्फ 10 लड़के पूरे मध्य प्रदेश से सेलेक्ट किए जाते हैं, और एक प्रोग्राम ऑफिसर को सेलेक्ट किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश दल का नेतृत्व करता है। तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो आप कह सकते हैं एडवेंचर कैंप हो गया। इसके बाद शायद ही ऐसा कोई कैंप हो एनएसएस का जहाँ पे शासकीय महाविद्यालय बैढ़न के प्रतिभागी भाग न लिए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब रीवा की बात आती है, भोपाल की बात आती है, तो एनएसएस सिंगरौली का काम इतना अच्छा है कि इन्हें जरूर मौका दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हमें ऐसा लगता है, और दिया भी जा रहा है क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। बिल्कुल। हाँ, तो सर एनएसएस के जैसे कि ज़्यादातर आज भी बच्चे बोलते हैं एनएसएस क्या है, कैसे, तो सर एनएसएस को ज्वाइन करने के फायदे, या फिर ये बोल सकें कि मिलने वाले प्रमाण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और एनएसएस में सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? देखिए, एनएसएस जो है वो नेशनल सर्विस स्कीम है, और यदि आप इसकी शुरुआत की बात करें तो ये इसकी शुरुआत हमें ले जाता है महात्मा गांधी के दिनों की। महात्मा गांधी अक्सर अपने भाषणों और लेखों में इस बात का उल्लेख करते हैं कि जो हमारे युवा हैं जो कि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको यह बताया जाए कि वो शिक्षा प्राप्त क्यों कर रहे हैं,
और तो उनको यह जब बताया जाएगा कि आपको शिक्षा प्राप्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ बौद्धिक विचारों में मग्न रहने का अवसर नहीं, आपको शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद एक समाज में जाना पड़ेगा, एक समुदाय में जाना पड़ेगा, उस समुदाय के लिए कुछ न कुछ कार्य करने पड़ेंगे। इम्प्लीमेंट करना होगा। हाँ, तो जब आप उस समुदाय में ही आपको जाना है तो क्यों ना जब आप शैक्षणिक जीवन काल में ही रहें उस समय ही आपको समुदाय से संपर्क कराया जाए, ग्रामीण परिवेश में विशेष तौर पे। तो आप जब अपने अध्ययन काल में रहते हैं और जब आपको उस समुदाय से संपर्क में कहीं न कहीं रखा जाता है तो आप कहीं न कहीं उस समुदाय की समस्याओं को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देख पाते हैं अपने आंखों से। और जब उस समस्याओं को देख पाते हैं और चूंकि आप अध्ययनरत हैं तो आप अपने अध्ययन के माध्यम से उस समस्याओं को कैसे समाधान करें इसके बारे में कहीं न कहीं आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार होने लगता है। और उस ब्लूप्रिंट तैयार होने से ये फायदा होता है कि हम अपनी शिक्षा से कैसे समाज में परिवर्तन लाए, ये विचारधारा यदि आपके मन में आ गया तो आपका जो अध्ययन होता है उस सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए फोकस हो जाता है। और फिर अंत में जब आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हम सब समाज से ही हमें सब कुछ मिलता है। आप देखिए, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, यहाँ तक कि पेन, कॉपी, पेंसिल, लैपटॉप जो भी है ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? समाज से। पूरा समाज के ही लोग कार्य कर रहे हैं उस फैक्ट्री में। किसान है हमारा समाज में ही है जो अन्न उगा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसके ऋणी। भले ही हम कहें कि हम तो पैसा देते हैं, लेकिन पैसा देने के अलावा भी वो कार्य कर रहा है तब हमारे तक पहुंच रहा है। तो हमें भी कुछ ऐसा कार्य करके उनको पे बैक करना है। तो ये चीज एनएसएस के माध्यम से आप सीखते हैं। इसके अलावा एनएसएस के सबसे बड़ी जो मेरे को फिलॉसफी समझ में आती है, जो उद्देश्य समझ में आता है, जो वर्तमान समय में और प्रासंगिक क्यों हो गया। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल आप देखते होंगे कि जो युद्ध होते थे पहले देशों के बीच में वो लगभग शून्य के बराबर। एक आध मामले को छोड़ दिया जाए तो आप आज मॉडर्न एरा में आपको कोई वार देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आंतरिक वार बहुत है। जैसे कई तरह की समस्याएं, आजकल वार दूसरे तरीके का हो रहा है। जैसे किसी देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, यदि उस देश को बर्बाद करना है, उसे नशे का आदी बना दो, उसे आजकल तो मैं देख रहा हूँ लोगों को मोबाइल का भी नशा हो गया है। सोते वक्त 4-4, 5-5 घंटा लोग रील्स देखते हैं, समाज से कट रहे हैं, 4 कमरे 10 बाई 10 कमरे में अपने दिन को बिता ले रहे हैं। तो ये सब से युवाओं का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो एनएसएस का ये प्रयास होता है कि एनएसएस का युवा खुद जागरूक हो इसमें जुड़ के, और जब खुद जागरूक हो गया तो औरों को भी जागरूक करे, ये उससे अपेक्षा की जाती है। और वर्तमान समय में जो मैं हमेशा जो एनएसएस के युवाएं हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो शांति काल के सिपाही, यानी कि जब युद्ध नहीं हो रहा हो तो होता है तब अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है, ये काम एनएसएस की युवाओं का है। और हम समाज सेवा में करते हैं, और मतलब एक तरीके के एनएसएस मुझे सबसे अच्छा इसकी ये विशेषता लगती है कि हम अपने आचरण से समाज को सीख देते हैं। हम खुद गंदगी नहीं करते हैं, औरों को भी रोकते हैं, और यदि गंदगी हो जाता है तो सबसे पहले झाड़ू उठाने का काम भी हम ही करेंगे। तो हम जब खुद करेंगे तो हमसे देख के भी कई लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कई बार लोगों में भ्रांतियां हो जाती है कि एनएसएस का मतलब होता है कि साफ सफाई बस करना है। साफ सफाई ही एनएसएस का उद्देश्य नहीं है। एनएसएस के इतने आयाम है कि आप गिन नहीं सकते। आप किसी बीमारी को ले लीजिए, HIV एड्स की जागरूकता हो, टीबी की, पल्स पोलियो की, जितनी तरह मतलब समाज की जो जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने में एनएसएस अपना रोल निभाता है और निभाता आ रहा है। तो आप कह सकते हैं जो युवा इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो, क्योंकि इसमें इसका जो कहा जाता है ना कि इसका जो उद्देश्य है वो यही है, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। जब आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट होते हैं ना तो आपकी खुद की पर्सनालिटी निखरती, लोगों के बीच कैसे बात करना है, अपनी बातों को कैसे समझाना है, आप किस तरह से लोग आपकी बात सुनेंगे, ये सारी चीजें समाज में जब आप रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपना उद्देश्य बनाते हैं, तो ये सब चीजें आप सीखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ABC प्रमाण पत्र जो मिलते हैं इसमें, जो कि आप कहीं एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको छूट रहेगा, कई नौकरियों में छूट रहता है, वो सब तो बात अलग है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ये सब के अलावा कि आपको एक आत्म संतुष्टि जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन,
वो इस सेवा को करके मिलता है, और वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर जिला स्तरीय कैंप, राज्य स्तरीय कैंप और अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल लेवल का कैंप और फिर इंटरनेशनल लेवल का, सर इसमें सीखने में क्या क्या अंतर होता है? जैसे जिला से स्टेट में गए तो क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, एनएसएस की एक बहुत आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिविरों की। एनएसएस में शिविर होते हैं जहाँ पे आप 7 दिन सब कुछ छोड़ के आपको समुदाय से जुड़ना होता है। तो इसमें सबसे पहला जो प्राथमिक शिविर होता है उसे इकाई शिविर कहते हैं, जो कि महाविद्यालय स्तर पे लगता है, और उसमें 7 दिन रख के बच्चे कुछ सीखते हैं, कार्य करते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहीं तालाब की सफाई, कहीं सोखते गड्ढों का निर्माण, और साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, बौद्धिक चर्चाएं भी इस दौरान होती है, और आत्मनिर्भर भी बनते हैं स्वयंसेवक, क्योंकि खुद से खाना बनाना होता है, खुद का बर्तन साफ करना होता है, समय से उठना होता है, तो अनुशासन और ये सारी चीज सीखते हैं। तो ये इकाई शिविर हो गया। इकाई शिविर में चूंकि सिर्फ अपने महाविद्यालय के आपके यूनिट के लड़के रहते हैं, तो इसके बाद यह प्रयास किया जाता है कि अपने जिला के विभिन्न महाविद्यालयों से आए बच्चों से आपका संपर्क हो। तो फिर जिला स्तरीय कैंप, मतलब सारे कैंपों का मूल उद्देश्य वही है। जिला स्तरीय कैंप हो गया। राज्य में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि राज्य नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर हर वर्ष लगाता है, तो आप कह सकते हैं कि वो राज्य स्तर का शिविर। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं, जिसमें आप विभिन्न राज्यों के जब लोग आते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं, अपनी संस्कृतियों के बारे में बताते हैं, और एक जो कहा जाता है मजबूत भारत, उसका निर्माण होता है। जब हम एक दूसरे की विचारधारा को, एक दूसरे की भाषा को, संस्कृति को जानते हैं, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, और एक सही मायनों में एक भारत का निर्माण होता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के माध्यम से। फिर आपका कुछ छात्र प्रतिनिधियों के लेके इंटरनेशनल स्तर पे भी इस तरह के प्रोग्राम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कराए जाते हैं, तो उसका भी एक अपना महत्व है। यदि एनएसएस में देखें तो यहाँ पे जो उपलब्धि होती है उस शिविरों में भाग लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जो सबसे अच्छे स्वयंसेवक रहते हैं उनको हम नेशनल इंटीग्रेशन कैंप या स्टेट कैंप में भेजते हैं। हमारे साथ श्री अमित कुमार झा सर जुड़े थे, जो कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना की सिंगरौली जिले में पूरी कमान को संभाले हुए हैं। जैसा कि पहले हम जानते थे, आज अमित सर ने रूपरेखा को बहुत परिवर्तन किया है। हमारे विद्यालय में एनएसएस का एक अलग ड्रेस है, हमारे विद्यालय में हमारी सोशल मीडिया टीम है, हमारे विद्यालय में हमने टीम और सब टीम लीडर को बांटकर लोगों में लीडरशिप को अभी से डेवलप करना शुरू कर दिया है। आज हम इतना ही बात करेंगे, बाकी बातें अगले एपिसोड में होंगी, जहां पर हम मिलेंगे एनएसएस के उन वॉलंटियर से जिन्होंने एनआईसी कैंप भी कर रखा है। उन्होंने क्या सीखा जी अन्य एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए सीखोगी। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद सर। जय।